हेलो दोस्तों, मैं अजय पाल स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस में भारत और समकालीन विश्व का इतिहास के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेंडेसी आदि का विचार पढ़ेंगे, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीन्स के समान विशेषताएं पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का अध्याय 1 में क्या पढ़ना है। हम लोग का अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। देखिए, हम लोग यहाँ पे पॉइंट से पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, पॉइंट देखेंगे। उसके सिवाय हम लोग ज़्यादा उसमें थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। पैटर्न बदल गया है। पैटर्न बदलने की वजह से हम लोग को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले पेपर में करना है। 50 नंबर का थ्योरी होगा। थ्योरी में आपको मैप ऑफ के आपको क्लास चलेगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। ये आपको थ्योरी में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम वहाँ पे देखते हैं। और राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र का देखिए, राष्ट्र का परिभाषा आप दीजिएगा। सिंपल सी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा केवल इससे। हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग हेडिंग डालेंगे, पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, अर्नेस्ट रेंजर के अनुसार सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं पूछेगा, राष्ट्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को ही राष्ट्र कहते हैं। आप ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपको उसमें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन दे देगा, आपको टिक मारना होगा केवल। तो चलिए आगे चलते हैं। एक एक लंबे एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा से चरण बिंदु होता है। तो अगला देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का सिंपल सा परिभाषा देखिएगा। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आप लोगों को पहले से ही पता होगा राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश से प्रेम करते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। नेपोलियन कौन था। हेडिंग डालिएगा, नेपोलियन कौन है। पूरा कॉपी बनाइएगा, पूरा नोट्स बनाइएगा बेकायदे से अच्छे से, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका थ्योरी दे रहे हैं, 35 से 40 क्लास होंगे थ्योरी का। तो उसके बाद बहुत विकल्पिक का हम प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों को, वहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर देखिए आप लोग सोशल साइंस का सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम वीडियो बना दिए उसके पहले। आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पहले सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बाद से क्लास कीजिएगा। सिलेबस पता रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, नेपोलियन कौन था। तो देखिए, नेपोलियन कौन था, तो हम इनके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था, जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों के पूरे यूरोप में इतिहास को प्रभावित किया था। नेपोलियन एक सम्राट एक महान शासक था। अपनी देखिए, अपनी योग्यता के बल पे 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। कितने वर्ष की आयु में बन गया सेनापति? 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। और उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। नेपोलियन कहाँ का शासक बना था, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। नेपोलियन कहाँ का शासक बना था? तो फ्रांस का। इसमें ऑप्शन में रहेगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी पे ही रहता है ज़्यादातर, फ्रांस। देख लीजिएगा। और देखिए, उदारवाद क्या होता है। उदारवाद, यहाँ पे उदारवाद के बारे में देखेंगे। उदारवाद यानी लेबनिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पे आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए सामान्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सक्षम समानता। पूछेगा कि मूल शब्द लेबर पर आधारित, इसका अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा विस्तार से देख लीजिएगा। निरंकुशवाद देखिए, निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद ये होता है कि कोई सरकार सक्षम नहीं है चलाने के अपने देश को, उसी को निरंकुशवाद बोलते हैं। या देखिए, एक ऐसी शासन या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। जनमत संग्रह देखिए, जनमत संग्रह क्या होता है। हेडिंग डालिएगा, जनमत संग्रह। एक प्रत्येक मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। या मतलब जनता का राय जानना जरूरी है। कोई भी कानून आपको पास करना है तो जनता का राय जानना जरूरी है कि उसमें क्या जनता कह रही है, उसका लाभ होगा कि हानि होगा, या क्या होगा। वही जनमत संग्रह होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, कि यूटोपिया क्या है क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है। देखिए, इसमें एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद। अगला अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग, जुंकर्स देखते हैं। जुंकर्स क्या है। जुंकर्स प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम, जिससे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जुंकर्स में जो बड़े बड़े जमींदार थे उसमें एक शामिल थे। एक सामाजिक श्रेणी का नाम था ये। अगला पॉइंट आते हैं, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसमें 4 बिंदु दिया गया। आप राष्ट्रवाद के उदय के कारण आप हेडिंग डालिएगा। इसमें देखिए, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित वर्ग
शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, चारों बिंदु याद रखिएगा। अब आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, उनका पूरा साल पूछेगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये तो जरूरी है, आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1789 में। ठीक है, उसके बाद से नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में, वियना की संधि 1815 ईस्वी में, उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी में, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1859 से 1871। याद रखिएगा, ये आपको सन जो दिया गया है, सन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपको 1 नंबर यहाँ से इस टॉपिक से 1 नंबर पूछेगा। अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा और आप लोग ऐसे बना के ऐसे लिख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1700 ईस्वी में और 1804 में नागरिक संहिता क्रांति, आप लोग ऐसे लिखिएगा सीक्वेंस भाई में, याद रहेगा वैसे याद करने में। तो चलिए आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, देखिए हेडिंग डालिएगा, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले, 19वीं शताब्दी के पहले की बात कर रहे हैं। यूरोपियन समाज के असमान रूप में 2 भागों में विभाजित था। जो देखिए कौन कौन भाग थे, एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग। इसमें कुलीन वर्ग थे, लेकिन कृषि वर्ग लोग थे। तो हम इसको विस्तार से आगे देखेंगे कि उच्च वर्ग क्या होता है, कुलीन वर्ग क्या होता है और कृषक वर्ग, निम्न वर्ग क्या होता है। ये सब हमको आपको विस्तार से भी नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं उच्च वर्ग कुलीन वर्ग देखते हैं। कुलीन वर्ग क्या था, एक कुलीन वर्ग कम जनसंख्या इसका था। उच्च वर्ग तथा बच्चों से जमाने वाले लोग थे। इसमें अपना बच्चों से दूसरे किसी से जमाते थे गरीबों पे। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे ये लोग। सभी अधिकारी दिए जाते थे, इनको सरकार द्वारा सभी अधिकार दिए जाते थे। निम्न वर्ग देखिए, निम्न वर्ग के बारे में देखते हैं। निम्न वर्ग, निम्न के बारे में देखते हैं। अधिक जनसंख्या इन लोगों के पास था। निम्न वर्ग में निवास करते थे जमीनहीन, यानी या तो जमीन न थी या तो किराए पर रहते थे। और देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिया जाते थे, इनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। और देखिए अगला पॉइंट, यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था, 2 वर्गों में विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया था, वो था नया मध्य वर्ग। 19वीं सदी के पहले 2 ही वर्ग था, बाद में एक नया वर्ग जुड़ गया, उसका नाम रखा गया नया मध्य वर्ग। तो नया मध्य वर्ग में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए नया वर्ग में कौन कौन लोग जुड़े थे नया मध्य वर्ग में। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि, इसमें सब लोग आ गए थे। और ये लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए आवाज़ बने, देश के लिए आवाज़ उठाया इन्होंने। इन्हीं का काम था कि आवाज़ उठाना और राष्ट्रवाद का एकीकरण करना, देश में क्रांति हुआ। तो देखिए पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवाद राष्ट्रवाद, मतलब सबको एक समान, देश में है तो सबको एक समान यहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, इसको हम देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैल गया। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें एक राज्य के अंदर से जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पे था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म कर नहीं कर पाया गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था लाजबेराइन। जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, लाजबेराइन नाम था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखिए यहाँ पे जितने भी शुल्क अवरोध थे उसमें समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, इसके पहले 30 से ज़्यादा थी। 2 ही मुद्राएं कर दी गई, इसके पहले देश में 30 मुद्राएं चलती थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकते थे। याद रखिएगा, नेपोलियन के समय पूछे किन के समय में केवल पुरुष वोट दे सकते थे, तो यहाँ पे नेपोलियन का समय आ जाएगा, वहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा नेपोलियन के। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं जाल बेराइन क्या है। जाल बेराइन यह एक, देखिए यहाँ पे यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसके अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशक पॉल पर स्थापित हुआ था। जालबेराइन कब स्थापित हुआ था, 1834 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इसके पहले कितने मुद्रा संख्या थी, 20 थी, जो पहले 20 में से अधिक, 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। चलिए अगला पॉइंट आते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद देखिए, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की
चेतना कहाँ से शुरू होती है? फ्रांस से। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपीय मतलब कहाँ से फ्रांस की यूरोप की राष्ट्रवादी की चेतना कहाँ शुरू हुई थी? तो फ्रांस से हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, इसको हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसमें फ्रांस और राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों की सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांस में एक ऐसा शासक था 1989 को पहले निरंकुश राजा का शासक था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पढ़िए। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक कदम उठाए जिनके फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रसारित क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 में नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसी को ही नेपोलियन की संहिता जाना जाता है या नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। कब लागू हुआ था? 1804 में। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता के संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। चलिए इसको आप नोट्स बनाइएगा बेकायदे से। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, पूरा क्लास सीक्वेंस वाइज में PDF के साथ यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उसको। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो सामूहिक पहचान बनने के लिए उठाए गए कदम, अगला हेडिंग डालिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। इसमें पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य से एक छोटे जर्नल चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेशनल असेंबली कर दिया गया। देखें हम लोग जो पार्लियामेंट है, सांसद है, उसी को नाम यहाँ पे नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रवाद घोषित कर दिया गया। फ्रेंच जो भाषा था उसी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसके सबको समान कानून का अनुभव हो। एक ऐसा कानून बनाया गया है जो सबका समान अधिकार दे सके। आंतरिक यातायात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भारत तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अगला पॉइंट देखिए, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया है जोकोबिन क्लब। एक कॉलेज में था उसका गठन बनाया गया, उसका गठन का क्या नाम था? जोकोबिन क्लब। तो चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पे हर विदेशी क्षेत्र में भेजे दिए गए जिसके राष्ट्रवादी भावना के बढ़ती चली गई। इसी से हम देश का राष्ट्रवादी भावना बढ़ती चली गई, क्योंकि आर्मी थी उसमें, हर देश में उन लोगों को भेजा गया। चलिए दोस्तों अगले हेडिंग देखते हैं क्या है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषता, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषता क्या क्या थी? विशेषता हम लोग पॉइंट में देख लेते हैं। संविधान आधारित शासन था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचार थे। नई फ्रांसीसी तिरंगा झंडा आ गया था उसके पास, इसलिए गठन हो गया था। नेशनल असेंबली का गठन हो गया था। और देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था। माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई थी। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। उसमें ज़्यादा फ्रेंच बोले जाते थे, इसीलिए उन फ्रेंच को ही राज्य भाषा बना दिया गया। नेपोलियन का शासनकाल देखते हैं। नेपोलियन का शासनकाल, जब नेपोलियन फ्रांस में अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र में स्थापित कर दिया। क्वेश्चन पूछता है ये, जो प्रजातंत्र को हटा के राजतंत्र को स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन, संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, राष्ट्रवादी विचारों को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाया और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था को स्थापित कर दिया। देखिए 1804 में नेपोलियन संहिता, 1804 में नेपोलियन संहिता, इसी को हम लोग नागरिक संहिता बोलते हैं। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसे न केवल न्याय के सक्षम समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। अगला पॉइंट आते हैं 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता। इसमें विशेषता देखते हैं, नागरिक संहिता की विशेषता क्या क्या थी। जन्म पर आधारित विशेषताओं की संपत्ति, कानून के सामने समानता और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती समझौता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगर देखिए अगला पॉइंट देखिए, किसानों के भू दासत्व और जमींदारी शुल्क को मुक्ति दिया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों की स्थापना को हटा दिया गया। देखिए अब आते हैं जमींदारी पे। जमींदारी क्या है? जमींदारी देखिए यहाँ पे, किसी तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में
सरकार को देना पड़ता था। जो भी मतलब किसान उगाते थे कुछ उसको कर अपने हिस्सा में से कुछ कर टैक्स के इस समय टैक्स उसी को बोला जाता है, टैक्स के रूप में किसी दिया जाता था सरकार को, वही कर जमींदारी था। तो चलिए रूढ़िवाद देखते हैं। रूढ़िवाद क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास के प्राथमिक देता है, उसी को रूढ़िवाद कहते हैं। तो चलिए 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद देखते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकना पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोप सरकार पारंपरिक संस्थाओं और परिवारों से बनाए रखना चाहते थे। अगला पॉइंट देखिए, इसके लिए इन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उस समय सब खत्म कर दिया गया है, जिसके लिए एक समझौता किया गया है जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। तो देखिए अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग में क्या है? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है उसको बारे में हम देखेंगे, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। वियना कांग्रेस देखिए 1815 में ब्रिटेन में प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोप शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इसके लिए प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए जिसकी अध्यक्षता वियना में जितने इकट्ठा हुए थे ये लोग, वियना में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे देश थे यूरोपियन में, वो सब इकट्ठा हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑस्ट्रिया के चार्ल्स ड्यूक मैटरखिन ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा नाम, ऑस्ट्रिया के नाम याद रखिएगा इसका, ऑस्ट्रिया के चार्ल्स ड्यूक मैटरखिन ने किया था इनका अध्यक्षता। चलिए आगे चलते हैं। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। इस संधि में क्या क्या निर्णय लिया गया है देखिए, तीनों पॉइंट में देखिएगा। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। क्या क्या निर्णय था? पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कोई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके, एक नियम पारित हुआ। अब दूसरा देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल कर दिया गया, दूसरा यहाँ पर निर्णय। तीसरा राजतंत्र को जारी रखा जाए, राजतंत्र को ऐसे जारी रखा जाए। अब देखिए 1815 में वियना संधि की विशेषता, उसकी विशेषता क्या थी? वियना संधि की विशेषता क्या थी 1815 में, ये देखते हैं। फ्रांस में बुर्ब राजवंश का पुनर्स्थापन, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम रखना था। फ्रांस ने इन इलाकों में से आधिपत्य खो दिया जिसके नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्य का स्थापना कर दिया गया। तो चलिए यूरोप में क्रांतिकारी देखते हैं। अब यूरोप में क्रांतिकारी हेडिंग डालिए, यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोपियन सरकार ने इस सारे निर्णय के विरुद्ध में क्रांतिकारी को जन्म लिया। क्रांतिकारियों के अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। देखिए अगर हमारे चैनल पर आप नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पूरा 10 का सोशल साइंस यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप आसानी से प्ले लिस्ट के द्वारा आप एक एक क्लास आप ले सकते हैं। पूरा नोट्स बनाइएगा, पूरा बाकायदे से अच्छे से नोट्स बनाइए, इससे पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, पॉइंट में देखते हैं। जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। यूरोप में क्रांतिकारी क्यों हुआ? यूरोप में क्रांति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट डालिए, हेडिंग डालिए, भूख कठिनाई और जन विद्रोह। देखिए 1830 में कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। 1830 में यूरोप में सूखा पड़ गया था, इसलिए कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण क्या था इसका कहने का? देखिए कारण क्या था। कारण में देखिए ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई थी, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए थे, बेरोजगारी की वृद्धि हो गई थी, और देखिए यहाँ पे गरीबी में वृद्धि हो गई। आगे आइए देखिए, हम इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिसने खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी, और छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़क पर उतर आए और जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी। चलिए अगला हेडिंग देखिए, गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डालने का अधिकार मिल गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। देखिए नारीवाद स्त्री, देखिए हम लोग इसमें देखेंगे नारीवाद स्त्री। पुरुष और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। नारीवाद क्या है? तो देखिएगा, आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों की बोध नारीवाद है। अब देखिए आगे आते हैं, विचारधारा। हम लोग विचारधारा पढ़ के बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि पार्ट सेकंड में हम जर्मनी और इटली का निर्माण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए विचारधारा।
विचारधारा क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इंगित करने वाली विचारों का समूह है विचारधारा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्लास आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम फिर देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट सेकंड में आते हैं, उसमें पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। इसमें पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।